हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय राघव महेश्वरी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से होगा। तो चलिए आज हम चैप्टर 6 को शुरू करने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 6 नंबर का ये चैप्टर आता है पेपर के अंदर। इसमें एमसीक्यू आएगा आपका 1 नंबर का एंड इसके साथ साथ आपका क्या आने वाला है, एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। सो चलिए उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करके जाइएगा एनसीईआरटी से कंप्लीटली, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, आपकी फर्स्ट सेकंड जितनी भी एक्सरसाइज है और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी करके जाने हैं आपको। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीपीटी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, जो 5 नंबर में आती है, बोर्ड का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो हर बच्चा, चाहे वो थोड़ा मैथ्स में कमजोर है, चाहे वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो इस थ्योरम को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरी आपको यही एक राय रहेगी। सो चलिए इस थ्योरम को देखते हैं। अच्छा बच्चों, इस बीपीटी थ्योरम को एक नाम और से जाना जाता है, उसका नाम है थेल्स, क्योंकि थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही ये थ्योरम दी थी, तो उनके नाम पे भी ये थ्योरम आ सकती है। तो पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या आपको पूछेगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो कंफ्यूज मत होना, पूछो बीपीटी ही रहा है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पेपर में क्या होता है, कई बार तो ये 5 नंबर में एज इट इज आ जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या थेल्स थ्योरम। कई बार ये होता है वो आपको ये लाइन लिख देगा, स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा प्रूव करो इसको, तब ये उस सिचुएशन के अंदर ये जो है 3 नंबर की आती है। तो क्लियर है आप सभी को। अब बेटा ये थ्योरम कहती क्या है, पहले स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। मैं फिगर बनाता हूँ जो ये थ्योरम कहना चाहती है। कहती है अगर एक ट्राइंगल है मेरा ABC नाम का, ठीक है, थोड़ी सी साइड सीधी बनाते हैं इसको। ABC नाम का एक ट्राइंगल है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, कैसी लाइन है, इसकी खासियत है ये जो लाइन डी ड्रॉ करी ये पैरेलल होगी BC की। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर ऐसा है तो ये जो रेशियो होगा AD और DB का, AE और AC के साथ, EC के साथ, ये क्या होगा, इक्वल। तो क्या कहती है कि गिवन क्या हो, अगर DE पैरेलल है BC के, अगर DE पैरेलल से है मेरी BC के, तो क्या होगा, देन प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, देन नहीं लिखना आपको, टू प्रूव में क्या लिखेंगे, डी पैरेलल डी AD अपॉन में DB, दोनों साइड्स का रेशियो AE अपॉन EC। डायग्राम से क्लियर हुआ कुछ? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने BC साइड ले ली और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी DE, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है बाकी के दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, अलग अलग पॉइंट्स पे। ये लाइन AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड्स थे ये भी क्या हो गए, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो गए। इसका मतलब AD बाई DB, इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो, ये क्या होगा, इक्वल। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। मैंने गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। अब बेटा इसमें आपको एक छोटे से कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, थोड़े से। क्या है वो कंस्ट्रक्शन, समझिएगा। कंस्ट्रक्शन मुझे ये करना है कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ से EF नाम का, कौन सी साइड पे, AB के ऊपर, और एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा DG नाम का, कौन सी साइड के ऊपर, AC के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर बेटा, AB के। एंड एक तो EF ड्रॉ कर दिया, दूसरा हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, DG परपेंडिकुलर है किसके, AC के। ये बात आई आप सबको समझ में। अब बच्चों इसके साथ साथ हमें कुछ चीजें और करनी पड़ेगी। क्या, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा C से D को और B से E को। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये बात हम लिख भी देंगे, ज्वाइन CD एंड BE, ज्वाइन CD एंड BE। अब मुझे लगता है आपको यहां तक बातें सब क्लियर रहेंगी। अब चलते हैं बच्चों प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या होती है। देखो एक ट्राइंगल किसी तरह का हो सकता है, कई तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, हमने पढ़ रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से कम। सो इसके अंदर हाइट इजीली आपका ये बन जाएगी। तो इसी तरह अब आपको ये जो ADE एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसके अंदर हाइट क्या बनेगी बच्चों, DG, या फिर ADE में कौन सी हाइट बनेगी, EF। देखो ना,
मैं हाइट कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस ए मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए वर्टेक्स से भी हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ, बी वर्टेक्स से भी एक हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ और सी वर्टेक्स से भी एक हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ। हालांकि ये तीनों एक ही पॉइंट से मीट होती हुई जाएंगी, वो अलग बात है, बट आप ये समझिएगा कि टोटल कितनी हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ट्राइंगल में, 3 हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने कितनी हाइट ड्रॉ कर रखी है, 2, डीजी और ईएफ। अच्छा, जिसके ऊपर आपकी हाइट गिरती है वो आपका क्या कहलाता है, बेस। तो आपको एरिया का फॉर्मूला याद है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर मैं हाइट मान लो ये ई नाम है, ये एफ नाम है, ये जी नाम है, तो अगर मैं हाइट ए ई ले रहा हूँ तो बेस क्या लूंगा, बी सी। अगर मैं हाइट सी जी ले रहा हूँ तो बेस क्या लूंगा, ए बी। और अगर मैं हाइट बी एफ ले रहा हूँ तो बेस क्या लूंगा, ए सी। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, हो जाएगा उससे क्लियर। अब बच्चों एक बात और, अगर ट्राइंगल कैसा हो आपका, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है कुछ इस तरह का। ऑब्ट्यूस का क्या मतलब है, उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा। जो एंगल होगा सॉरी, जो ये एंगल होगा, मान लो ये एंगल है, ये ए एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। अब बच्चों इसके अंदर हाइट कैसे बनती है, ध्यान देना। जो हाइट है वो इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, इसको आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेशल बात क्या बताई मैंने कि इसकी जो हाइट है वो इस ट्राइंगल के बाहर मिलेगी। जैसे इसकी हाइट तो इस ट्राइंगल के अंदर ही थी, बट इसकी जो हाइट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, इस वर्टेक्स से अगर हाइट ड्रॉ करूंगा तो वो क्या मिलेगी मुझे, ट्राइंगल के बाहर। तो ये बात ध्यान देना। तो ये भी एक ट्राइंगल जो मैं लूंगा इस प्रूफ के अंदर, बी डी ट्राइंगल लेने वाला हूँ, उसका एरिया के लिए अब इसकी हाइट चाहिएगी, क्योंकि बेस तो हमें पता है। हाइट कैसे निकालूंगा, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, ई एफ। और किस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल बी डी ई की हाइट क्या होगी, ई एफ। और ट्राइंगल ए डी ई में भी हाइट क्या ले सकता हूँ मैं, ई एफ। तो मैं आपको हाइट का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को रेशियो लेने वाला हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो और नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। सिमिलरली फिर मैं वापस एक बार और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लूंगा और नीचे वाला फिर ये वाला ट्राइंगल उठाऊंगा। कौन सा, ये वाला, क्या नाम है इसका, डीई सी। तो कुछ बातें समझ में आएंगी, आगे होंगी आपको 10% 20%। अब प्रूफ कराऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मेन कॉन्सेप्ट वो था हाइट वाला, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। अगर किसी को ना समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। तो बच्चों क्या करने वाले हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए डी ई, ट्राइंगल का साइन रह गया, अपॉन में दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, डी बी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। बेटा इसका एरिया, इन दोनों का क्या लेने वाला हूँ, रेशियो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेशियो पे पहुंचना है, तो एरिया का भी क्या लूंगा, रेशियो। तो याद रखना एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ। अब अगर मैं ये हाइट ले रहा हूँ ई एफ, तो बेस क्या होगा, ए डी। ठीक है जी, तो हाफ इंटू ए डी इंटू में ए डी बेस है तो हाइट क्या होगी, ई एफ अपॉन में हाफ। अब ट्राइंगल डी बी ई लिया मैंने, जब डी बी ई लेने लग रहा हूँ तो बच्चों हाइट यही आपको बताई कि मैंने, ई एफ होगी, और बेस क्या होगा आपका, बी डी। अच्छा, गलती ये होती है कि आप हाई, ये जो बेस है ये पूरा ले लेते हो यहाँ बी से लेकर एफ तक, लेकिन बेस जो है वो बी एफ नहीं होगा, वो बी डी होगा। क्लियर। सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है जी, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ए डी अपॉन में बी डी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है बातें, बोलो। हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल का रेशियो लिया, एरिया का, ऊपर वाला ए डी ई, दूसरा नीचे वाला ई डी बी, इन दोनों का रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, उसका बेस रख दिया, हाइट रख दिया, जो कटता था वो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ए डी बाई बी डी। अब आप ध्यान से देखो, जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट पार्ट आ चुका, बहुत बढ़िया। अब हम कौन सा लेके आएंगे, उसका राइट पार्ट। चलो अब सेकंड पार्ट कर देते हैं इसका, राइट साइड वाला। तो थोड़ा सा स्पेस बना लूं मैं। बच्चों मेरे पास स्पेस ऐसे नहीं रहता वर्टिकल, तो मैं हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है पेपर में, वर्टिकली पहले ये पार्ट लिखना है, फिर उसके बाद ये पार्ट लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे वो दूसरे वाला पार्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब बच्चों किस किस का एरिया का रेशियो लूंगा मैं, ए डी, ऊपर वाला ट्राइंगल सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला कौन सा आ जाएगा, डी ई सी। सो ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, ए डी के अंदर अब हमें राइट साइड में क्या चाहिए, ऊपर ए ई। अगर ए ई बेस है तो उसके ऊपर हाइट कौन सी गिर रही है, डी जी। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस ए ई
इंटू हाइट डी जी अपॉन में हाफ इंटू, अब ई डी सी नीचे वाले ट्राइंगल में बेस क्या आएगा ई सी, यहाँ पे ई नहीं ई सी, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने ई डी लिख दिया था, ई सी आएगा यहाँ, ठीक है ई सी, ए ई का ई सी के साथ रेशियो। सो आपको क्या देखा अब कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर बेस ई सी ले रहा हूँ तो हाइट कौन सी होगी बेटा डी जी। सो हाफ इंटू बेस क्या था इसका ई सी और हाइट क्या है डी जी, डी जी से डी जी कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ गया, तो यह क्या आ गया आपका ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों खाली एक स्टेप रहता है, 90% हमारा ये काम डन हो चुका है थ्योरम। अब आप ध्यान से देखिए, आपकी लेफ्ट साइड आ गई जो प्रूव करना है, आपकी राइट साइड आ गई। अब इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करूं भाई, आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में भी, अगर a बराबर है b के और c बराबर है b के, तभी मैं क्या कह सकता हूँ a और c भी क्या हो गए बराबर भाई। तो अभी हम क्या करने वाले, इसका लेफ्ट साइड इक्वल दिखाने वाले हैं। अब लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर तो ए डी ई है, यहाँ पे भी ए डी ई है, नीचे दोनों ट्राइंगल अलग अलग है एक डी ई बी है और एक क्या है ई डी सी। अब क्या करेंगे, इनका एरिया का इन दोनों का एरिया मैं बताऊंगा कि दोनों का एरिया क्या आएंगे इक्वल, क्यों आएंगे। आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब ये क्यों लिखा मैंने, अब ध्यान से समझना, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है ना, अगर इनको मैं उससे फिगर से सेपरेट कर दूं तो ये कुछ ऐसे ही होंगे। अच्छा डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल साइड्स है, हाँ जी है। और दूसरा बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है डी ई, तो याद रखना जब भी दो ट्राइंगल दो पैरेलल साइड के बीच में है और उनका बेस सेम हो, यानी कि मान लो इन ट्राइंगल को अगर मैं सीधा कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगी फिगर। अब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, दूसरा इन दोनों का बेस भी सेम है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का सेम। मतलब अगर ये ए बी सी डी ये दो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और ट्राइंगल डी सी बी का एरिया ये दोनों क्या होंगे सेम। रीजन यही है कि ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड हैविंग एंड सेम बेस हैव सेम एरिया, तो यही रीजन आपको लिखना है। बता भी देता हूँ ऐसा क्यों है, रटने की बात नहीं है। देखो बेस सेम है, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं कितनी भी हाइट ड्रॉ करता जाऊं परपेंडिकुलर, ये क्या आएंगी, हमेशा सेम ही आएंगी। आपने रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक की पटरी के बीच में वो डंडे लगे होते हैं, वो सब क्या होते हैं बराबर हाइट के, क्यों, क्योंकि पैरेलल ट्रैक है, ट्रैक की दोनों पटरियां क्या होती है पैरेलल, तो उनके बीच के डंडे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या होगा सेम। सो हाइट सेम होगी दोनों ट्राइंगल की, बेस सेम हो गया, और एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया भी क्या होगा सेम। सो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस बात को हम लिखेंगे बच्चों, रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स and having same base have same area। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3। सो अब आप देखो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, ये दोनों ये और ये, तो इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो डायरेक्टली आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ए डी अपॉन बी डी है वो बराबर आएगा ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है। तो बच्चों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मुझसे, एंड मैंने पूरी कोशिश की है जितनी आसान तरीके से और पूरा समझाने की आपको एक एक बात, तो आप लोगों को समझ में भी आई होगी चीजें। चलिए अब हम चलते हैं इसके कुछ बीपीटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो बीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो जनरली एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में ही आएगा, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो क्या कह रहे हैं, डी पैरेलल है बीसी के। अब जहाँ पे पैरेलल साइड दे दे ट्राइंगल के अंदर एक लाइन दे दे और दूसरी साइड पैरेलल है, तो ध्यान देना कि उसमें बीपीटी लग सकती है। सो अगर इसमें बीपीटी लगाऊं मैं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्या लिखेंगे आप। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो पूरा एक्सप्लेन करके, और 1 में आ रहा है तो आपको फिर डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको कैसे करना है काम। अगर 2 में आता है तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए डी नहीं सॉरी ए बी सी, बड़े वाला ट्राइंगल, क्या लिखोगे, डी पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर डी पैरेलल है बी सी के तो बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि सर इन दोनों साइड्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल। सो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब बेटा वैल्यू रखते हैं, एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 बराबर हो गया एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 5। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 3।
इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 3 और 1 4x, 4x इधर आएगा तो 5x माइनस 4x दैट इज x, और x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारी x की वैल्यू निकाली थी हमने निकाल दी। क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है, वो कहता है AD की वैल्यू बता दो, DB की बता दो, EC की बता दो, AE की बता दो या AC की। तो खाली x निकाल के खुश मत हो जाना, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो निकाल के आना। अगर आपने जल्दबाजी में x निकाल के टिक कर दिया ऑप्शन में और आपको पूछ रखा होता AB तो वहीं गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। और MCQ कर रहे हो तो उसमें फिर हमें ये, अच्छा यहाँ पे इसके साथ ये भी लिखना है बाय BPT। हम कैसे कह सकते हैं ये बात, BPT की हेल्प से। तो अगर 2 नंबर में आता है तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है, MCQ आता है तो फटाफट आपको रेशियो लेना है, कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछ कर रखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये आया हुआ है 2 नंबर में या 3 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं है, आपके NCERT के अंदर भी है शायद ये क्वेश्चन। कहता है D पैरेलल है AC के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली साइड जो DC है वो पैरेलल है AC। अच्छा AP था, ये पॉइंट P है आपका, DC पैरेलल है AP के। ठीक है, तो ये वाली इसके पैरेलल है। अब आपको प्रूव क्या करना है, BE अपॉन EC, ये वाली अपॉन दिस, BE अपॉन EC, BC अपॉन CP। अब देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बाकी मुश्किल है नहीं क्वेश्चन। कैसे करेंगे, पहले आप 2 ट्राइंगल उठाओ जिसकी 2 साइड पैरेलल हो। देखो DE पैरेलल किसके बच्चों, DE पैरेलल है AC के, तो आप कौन सा ट्राइंगल उठाओगे, BAC। इन ट्राइंगल BAC क्या लिखेंगे, DE पैरेलल है किसके, AC के। सो रेशियो किस चीज का होगा, आएगा BE और EC का, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DA बाय BPT। क्रेडिट मेंशन करना है। अगर हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, किसी का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, जैसे आप कोई म्यूजिक यूज कर रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर क्या करते हैं, कॉपीराइट डालना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप किसी की थ्योरम यूज कर रहे हो तो उस बंदे का नाम लिख देना, बंदे को बुरा लग जाएगा नहीं तो, कि आपने उसकी थ्योरम को यूज भी कर लिया और उसको मेंशन भी नहीं किया, तो मेंशन जरूर करके आइएगा। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद BE अपॉन EC, BD अपॉन DA तो हो गया। नेक्स्ट अब कौन सा साइड्स पैरेलल थी, DC पैरेलल है AP के। ठीक है, सो अब ट्राइंगल कौन सा लोगे, देखो DC AP, तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा BAP, इन ट्राइंगल BAP। यहाँ तक बात समझ में आई। BAP ट्राइंगल में क्या पैरेलल थी, DC पैरेलल है AP के, तो किसके साथ रेशियो लूंगा, BC का CP के साथ, BC अपॉन में CP इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA, यहाँ तो सेम रहेगा, अगेन बाय BPT। अभी बात बताओ, दोनों की राइट साइड सेम है, हाँ जी सर सेम है, तो फिर लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या कह सकता हूँ आपको कि BE अपॉन EC बराबर हो जाएगा BD अपॉन DA की। तो मेरी बातें समझ में आई और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस और समझेंगे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सिमिलरिटी होती क्या है, उसके बाद हम करेंगे सीधे चलेंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सो इंपॉर्टेंट भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जो बोर्ड में आपको 100% मिलेंगे पेपर में एज इट इज रखे हुए। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।